अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर कौन कौन से जो लिस्ट वाइज आइटम्स हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे। लाइक हमने कहा था कि ये पॉइंट ए जो है, ये पॉइंट ए जिसमें बताया गया है कि एनी पे, वेजेस, रेमुनरेशन पेड टू एन एम्प्लॉय, ठीक है, इंक्लूडिंग लीव पे, पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव, ओवर टाइम, बोनस, कमीशन, फी, ये सारी चीज़ें क्या समझी जाएंगी? ये इनकम फ्रॉम सैलरी समझी जाएंगी। सो हम इस टाइम पढ़ के रहे हैं, हम एक प्रॉपर लिस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमें चीज़ें बताई गई हैं कि ये चीज़ें जब भी किसी एम्प्लॉय को दी जाएंगी तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी ही होगी, ठीक है। सो पॉइंट ए हमने पढ़ा था। फिर इसमें जितने भी पॉइंट्स है जो उनको डिटेल में हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया था, समझ लिया था। और नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट बी था, हमने कहा था एनी पर्क्स, किसी किस्म के भी जो पर्क्स हैं ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएंगे। बट इसको हमने पेंड कर दिया था कि पर्क्स को आगे चल के हम डिटेल में समझेंगे। पॉइंट सी हमने कहा था एनी अलाउंसेस, ठीक है, एनी अलाउंसेस जो हैं वो किसी भी किस्म के जो अलाउंसेस हैं उनको भी सैलरी का ही पार्ट बनाया जाएगा। लेकिन इसमें हमने एक चीज़ को एक्सक्लूड किया था कि ऐसे अलाउंसेस जो सिर्फ इसलिए दिए गए हों कि आप परफॉर्म कर सको ऑफिशियल ड्यूटी, वो अलाउंसेस सैलरी का पार्ट नहीं बनेंगे। बट इस एक्सक्लूजन की भी एक एक्सक्लूजन थी। मतलब इस एक्सक्लूजन जो कि ये कह रही थी कि अगर कोई आपको अलाउंस मिलता है परफॉर्म करने के लिए ऑफिशियल ड्यूटी, तो उसको हम इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं लेके जाएंगे। लेकिन हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि ये दो पॉइंट्स जब आपके सामने आए तो इनको ये मत समझना कि ये मिल रहे हैं आपको परफॉर्म करने के लिए ऑफिशियल ड्यूटी। सो ये वाले भी इनकम फ्रॉम सैलरी का ही पार्ट बनते हैं, ठीक है। देन हमने यहाँ पे भी कुछ जो चीज़ें थी जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस जो है उसको समझा, ठीक है। सब्सिस्टेंस अलाउंस को हमने समझा। और उसके बाद हमने एक डायग्राम के साथ इसको समराइज कर लिया, इस सारे पॉइंट को। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो लिस्ट में पॉइंट था वो था डी, एन एक्सपेंस। कोई भी एक्सपेंस जो आपको पे हुआ हो या रीइंबर्स हुआ हो आपके एम्प्लॉयर की तरफ से ठीक है। बट इसमें भी एक्सक्लूजन है कि ये पेमेंट या रीइंबर्समेंट जो है वो ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने के एवज ना दी गई हो। तो जितना भी इस चीज़ को छोड़ के जो परफॉर्म करने के लिए ऑफिशियल ड्यूटी दिए गए हों, आपको पेमेंट या रीइंबर्समेंट की गई हो, इसको छोड़ के बाकी जितने भी एक्सपेंस आपको पे किए गए हों या रीइंबर्स किए गए हों तो एम्प्लॉयर की तरफ से, तो उनको भी हम इनकम फ्रॉम सैलरी में लेके जाएंगे, ठीक है। फिर हमने इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी, ठीक है। उसके बाद इसकी भी एक ये डायग्राम से जो है हमने इसको भी समराइज कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने जो है ना लास्ट में वो रीइंबर्समेंट को और अलाउंसेस को एक साथ एक डायग्राम में देखा, ठीक है, कि कौन से जो पेमेंट्स हैं एम्प्लॉय को जो हो रही होती हैं वो हम अलाउंसेस समझेंगे और कौन सी पेमेंट्स जो हैं वो रीइंबर्समेंट हो, ठीक। नेक्स्ट, आज हम ये जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। मिस्टर बिलाल हैं, ठीक है, जो कि काम कर रहे हैं एज एन एग्जेक्टिव इन अ बेवरेज कंपनी। कोई ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनी है, वहाँ पे एज एन एग्जेक्टिव काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हायर पोजीशन पे है। He has provided you with the following details in order to calculate his taxable income. उसने आपको कुछ डिटेल दी है ताकि आप उसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर सको, ठीक है। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको आई कैप जो है वो बीइंग अ कंसल्टेंट चेक कर रहा होता है कि आपके पास कोई बंदा जो है वो इंफॉर्मेशन लेके आया है, अब आपने उसको बताना है कि भाई तुम्हारी टैक्सेबल इनकम जो है वो कितनी है, ठीक है। सो आप जो है वो यहाँ पे कंसल्टेंट हो, मिस्टर बिलाल आपके पास आए हैं और वो चाह रहे हैं कि आप उनको उनकी टैक्सेबल इनकम बताओ, ठीक है। इन्होंने जो आपको डिटेल दी है उसमें इन्होंने बताया है कि इनकी जो बेसिक सैलरी है वो है पर एनम। अच्छा, इस चीज़ पे आपने हमेशा बहुत गौर करना है, खास करके जब रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन हो या इनकम फ्रॉम सैलरी वाला क्वेश्चन हो, ठीक है। ये जो इसको सैलरी मिल रही है, हो सकता है यहाँ पे लिखा होता पर मंथ, सो उसका मतलब ये था कि इसको हर महीने इतनी सैलरी मिल रही है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है पर एनम। सो आपको क्वेश्चन में उसने पूरे साल की सैलरी दे दी है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है
डेयरनेस अलाउंस एज पर एनम, ठीक है। डेयरनेस अलाउंस भी लिविंग अलाउंस की तरह का होता है, ठीक है। आपको पता है कि किसी किस्म का भी अलाउंस होगा वो सैलरी का पार्ट होगा, एक्सेप्ट कि वो आपको दिया जाए सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो डेयरनेस अलाउंस पर एनम उसको मिल रहा है, ये भी सालाना उसको मिल रहा है। ये है, इसको कितना मिल रहा है, 48,000, ठीक है। फिर उसको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, ये भी पर एनम दिया गया है, और ये कितना है, 72,000, ठीक हो गया। उसके बाद उसने आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दी है। जैसे आप अकाउंटिंग का क्वेश्चन करते हैं तो आपके पास कोई एक ट्रायल बैलेंस आ जाती है, ठीक है, उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो ये भी इसी तरह है, ये तो उसने कुछ आपको ऐसी डिटेल बता दी जो कि डायरेक्टली गिवन थी आपको, लेकिन इनसे रिलेटेड या इनके एडिशन में उसने कुछ और चीज़ें आपको बताई हैं। उसने कहा ड्यूरिंग द ईयर ही वॉज सेंट बाय द कंपनी टू नेपाल। जो ये टैक्स ईयर है इस साल के दौरान उसकी कंपनी की तरफ से उसको नेपाल भेजा गया फॉर दी पर्पज ऑफ सम ट्रेनिंग, ताकि वो कुछ ट्रेनिंग ले सके, ठीक है। ट्रैवलिंग लॉजिंग कॉस्ट ऑफ ₹3 लाख वाज रीइंबर्स बाय द कंपनी। अच्छा, अब इसको जो है ना, इसके खर्चे आए होंगे ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, ताकि ये नेपाल जा सके, और वहाँ पे लॉज करने के लिए भी इसको कुछ कॉस्ट आई होगी नेपाल जाने के लिए। वो इसको इसके एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स कर दी। इसने पहले खुद खर्चा किया होगा, उसके बाद इसने लाके कोई रसीदें वगैरह दिखाई होंगी, तो इसके एम्प्लॉयर ने इसको 3 लाख रुपए जो है वो रीइंबर्स कर दी। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर ही आल्सो ब्रॉट सम मैगजीन ड्यू टू हिज इंटरेस्ट इन क्रिकेट। उसने क्रिकेट से रिलेटेड कुछ मैगजीन्स खरीदे, ठीक है। और द कंपनी रीइंबर्स ₹3,000, और उसकी कंपनी ने उसको 3,000 रुपये रीइंबर्स कर दिए अगेंस्ट दिस ओन प्रोडक्शन ऑफ एक्चुअल बिल। जब उसने एक्चुअल बिल ला के दिखाया कि जब मुझे आपने हायर किया था तो आपने कहा था कि भाई थोड़ा बहुत आप जब कोई स्टडी रिलेटेड चीज़ें खरीदोगे या मैगजीन वगैरह खरीदोगे तो हम आपको पे कर दिया करेंगे, ठीक है। कोई भी उनके दरम्यान कमिटमेंट हो सकती है, जिसकी बेस के ऊपर कंपनी ने उसको 3,000 रुपये दे दिए कि यार तुमने मैगजीन्स खरीदे हैं, आप बिल दिखा दो और ये पैसे ले जाओ। During the year, the company has also paid his होम इंश्योरेंस एक्सपेंस, ठीक है। इसने कोई होम की इंश्योरेंस करवाई होगी अपने घर की, वो भी कंपनी ने पे कर दी, जो कि कितनी थी, अमाउंटिंग टू ₹10,000, जो कि 10,000 की थी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट हिज टैक्सेबल इनकम। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम उसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सो हमारे पास यहाँ पे जो है ना इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर जो है ना वो उसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन में आपने बताना है कि इसकी टैक्सेबल इनकम कौन सी है। सो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, मिस्टर बिलाल, ठीक है। और टैक्स ईयर हमें नहीं बताया गया, ये हम छोड़ देंगे। और उसके बाद जो है हमें इसकी निकालनी क्या है, टैक्सेबल इनकम, ठीक है। तो ये लिखने के बाद ये हमें सारा पता चल रहा है कि ये सारी की सारी इनकम इसको कहाँ से आ रही है, इसके एम्प्लॉयर की तरफ से। सो जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन होगा वहाँ पे आएगी इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। आपने यहाँ पे पूरा लिखना होता है, मैं वैसे यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। सो इनकम फ्रॉम सैलरी में सबसे पहले इसकी बेसिक सैलरी आ रही, ठीक है। और यहाँ पे मैं रुपीज़ लिख लेता हूँ, बेसिक सैलरी है इसकी 2,40,000, ठीक है। उसके बाद इसको अलाउंस मिला है, डेयरनेस अलाउंस, ठीक है, ये मिला है इसको 48,000 का। उसके बाद इसको मिला है हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, ये इसको मिला है 72,000 का, ठीक है। ये तो वो थे अलाउंसेस जिससे इसकी ज़ात को फ़ायदा हुआ, ठीक है। अलाउंसेस का सिंपल रूल है, अगर वो अलाउंसेस आपको दिए गए हैं और उससे आपकी ज़ात को फ़ायदा हो रहा है, मतलब एम्प्लॉय की ज़ात को फ़ायदा हो रहा है, तो वो आपकी सैलरी का पार्ट समझे जाएंगे। सो ये दोनों तो अलाउंसेस क्लियर थे, इससे उसकी ज़ात को फ़ायदा हो रहा था। अब क्वेश्चन आता है कि जो इसको ट्रैवलिंग एंड लॉजिंग कॉस्ट की रीइंबर्समेंट हुई है, क्या ये जो है ना ये सैलरी का पार्ट बनेगा। तो ये सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि इसको कंपनी ने भेजा था ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। ट्रेनिंग से कहीं ना कहीं इसकी ज़ात को तो फायदा हुआ होगा, लेकिन कंपनी अगर ट्रेनिंग पे भेज रही हो ना तो उसका मकसद ये है कि एम्प्लॉय से कंपनी फायदा उठाना चाहती है, ताकि ये ट्रेन होके आए तो हमारा काम बेहतर तरीके से कर सके, ठीक है। तो ये जो ट्रैवलिंग
ठीक है, एंड लॉजिंग कॉस्ट रीइंबर्समेंट है ना, ये सोली फॉर दी पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग एन ऑफिशियल ड्यूटी है, सो ये यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू 0 लिख देंगे आप। उसके बाद इसको रीइंबर्स किया गया मैगजीन की कॉस्ट। ठीक है, मैगजीन कॉस्ट की रीइंबर्समेंट हुई है। ठीक है, ये कितने की हुई है? 3000 की। ठीक है, ये 3000 की वो रीइंबर्समेंट हुई है, और उसके बाद कंपनी ने इसको पे किया है इसका होम इंश्योरेंस एक्सपेंस। ठीक है, वो कितने का था? 10,000 का था। ठीक है, ये करने के बाद हमारे पास जो है वो इस टाइम जो है वो आ गई है आपकी टैक्सेबल इनकम। ठीक है, सो टैक्सेबल इनकम कितनी है इसकी? वो बन जाएगी, इसको आप कैलकुलेटर से सम करेंगे तो 3,73,000। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3,73,000 इसकी टैक्सेबल इनकम। ठीक है, सो ये मैंने एक रफ सी इसकी जो है ना वो कैलकुलेशन कर दी, इसको सॉल्व कर दिया। अब इसको थोड़ा सा नीट देख लेते हैं। तो ये ऐसे ही होगा, बेसिक सैलरी आप इसकी सारी लोगे, डेयरनेस अलाउंस आपके पास आ गया, हाउस रेंट अलाउंस आ गया, रीइंबर्समेंट ऑफ मैगजीन आ गया, इंश्योरेंस एक्सपेंस ऑफ होम आ गया, तो आपके पास ये टैक्सेबल इनकम आ जाएगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारी वो लिस्ट कंटिन्यू है। ठीक है, लास्ट हमने डी पॉइंट पढ़ा था, आज हम उसका ई पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। ई पॉइंट में कहा जा रहा है कि एन अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट। ठीक है, कोई भी आपको फायदा हुआ, प्रॉफिट का मतलब क्या है कि आपको फायदा पहुंचा, फायदे की अमाउंट की बात हो रही है, इन ल्यू ऑफ। ठीक है, सैलरी, इन ल्यू ऑफ सैलरी, सैलरी के साथ अजाफी आपको कोई फायदा हुआ, और इन एडिशन टू सैलरी। ठीक है, ये भी सेम बात ही है, मतलब सैलरी तो आपको मिल रही है, इसके साथ सैलरी के साथ साथ आपको कोई और फायदा हुआ है। ठीक है, इंक्लूडिंग एनी अमाउंट रिसीव, कोई भी इस तरह का आपको फायदा हुआ होगा जो कि नीचे बताया गया है, जिसको इस तरह बयान किया गया है कि ये जो नीचे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये इसके अंदर इंक्लूड्स हैं इस पॉइंट के अंदर, ई पॉइंट के अंदर। ठीक है, कि आपको कोई भी फायदा पहुंच रहा है सैलरी से बढ़कर। ठीक है, जिसमें इंक्लूडिंग ये नीचे पॉइंट्स डिटेल में बताए गए हैं, ये भी आपकी सैलरी का पार्ट समझा जाएंगे। पॉइंट वन में वो कहता है, ई का सब सेक्शन है ये वन। ठीक है, बाय अ पर्सन फॉर एग्रीइंग टू इंटर इनटू अ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। क्या कहा जा रहा है कि अगर किसी बंदे को सैलरी के अलावा कोई पैसे मिल रहे हैं, कोई प्रॉफिट हो रहा है, कोई फायदा हो रहा है, किस वजह से, ताकि वो एग्री करे टू इंटर, कि वो दाखिल होगा इनटू एन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, वो आपके पास जॉब करने के लिए आएगा। इस काम को एग्री करवाने के लिए अगर कुछ भी पैसे मिल रहे हैं तो वो भी सैलरी का पार्ट समझा जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो कि स्पेशलाइज्ड है किसी खास काम में। ठीक है, और वो कहीं और जॉब कर रहा है, उसकी अच्छी सैलरी, अच्छा पैकेज है। एक और कंपनी जो है वो उसको जो है ना वो इंटरेस्टेड है कि अपने पास एम्प्लॉयमेंट पे रखे। सो उन्होंने उनको अप्रोच किया होगा और कहा होगा कि भाई आपको हम जो है ना वो हायर करना चाहते हैं। तो ही में सेट के नहीं, मैं बड़ी अच्छी जॉब कर रहा हूँ और मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, मैं बहुत टाइम से उनके साथ हूँ। सो जो कंपनी उसको हायर करना चाह रही है वो शायद उससे कहे कि भाई हम आपको हमारे साथ जॉब करने के लिए कुछ एडिशनल पैसे देंगे, आपको सैलरी तो मिलती रहेगी, बाकी बेनिफिट्स तो मिलते रहेंगे, बट हम आपको सिर्फ इसलिए कि आप हमारे साथ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में इंटर हो जो, हम आपको इस बात पे एग्री करने के लिए कुछ पैसे देंगे। ठीक है, एक अमाउंट देंगे। ये अमाउंट भी क्या समझी जाएगी? आपकी सैलरी समझी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी पर्सन से अगर पैसे मिले फॉर एग्रीइंग, कि आप एग्री करो टू एनी कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किसी खास कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए, और एनी चेंजेस ऑफ दूस कंडीशन, या बाद में उनको चेंज करने के लिए, तो इसको भी आपकी सैलरी का पार्ट समझे जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये है मिस्टर
जमाल, ठीक है। ये मिस्टर जमाल जो है ना, ये बहुत ही कॉम्पिटेंट बंदा है, ठीक है। एक कंपनी है जिसको ये बाबा और बाबी चला रहे हैं। वैसे तो ये कोई पेंशन फंड की है पिक्चर, लेकिन ये बाबा और बाबी चला रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनके पास जो है ना मिस्टर जमाल है। मिस्टर जमाल स्पेशलाइज हैं किसी काम में, तो ये इंटरेस्टेड है, इनकी कंपनी इंटरेस्टेड है कि मिस्टर जमाल को अपने पास हायर करना है। सो एक तो मिस्टर जमाल को ये इस चीज़ के अगेंस्ट पैसे दे सकते हैं कि लो भाई, आपको हम जो है ना वो 1 मिलियन देंगे अगर आप हमारे पास जॉब करोगे, ठीक है। सो ये जो 1 मिलियन है, ये बेसिकली इसलिए मिल रहा है कि ये इसको एग्री करवा रहे हैं कि मिस्टर जमाल आप हमारे साथ एग्री करो कि आप हमारे साथ जॉब करोगे। ये मिस्टर जमाल कह सकता है कि मैं आज आपको ज्वाइन नहीं कर सकता, हो सकता है 2 महीने बाद करूं, बट एग्री अगर ये कर जाए और कि ये इनके साथ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में आ जाएगा, तो जो पैसे ये 1 मिलियन इसको ये कंपनी देगी, ये इसकी सैलरी इनकम में ही टैक्स होगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये जमाल इस बात पे तो एग्री कर गया कि 1 मिलियन लेके मैं आपके साथ जॉब करूंगा, लेकिन ये बाबा और बाबी इसको कहते हैं कि भाई हम आपको भेजेंगे बलूचिस्तान के किसी बहुत ही दूर दराज इलाके में, ठीक है। तो मिस्टर जमाल ने कहा ना भाई, ये 1 मिलियन तो मैंने सिर्फ इसलिए लिए थे कि मैं आपके साथ जॉब में इंटर हो जाऊं, ठीक है, आपके साथ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में इंटर हो जाऊं। ये तो मैंने इस बात को एग्री करने के लिए आपसे पैसे लिए थे, मैं इतने दूर नहीं जा रहा। सो इन्होंने कहा कि भाई हम ये कंडीशन रखते हैं कि आप हमारी एम्प्लॉयमेंट में आए तो आपको बलूचिस्तान के किसी दूर दराज इलाके में ही जाना पड़ेगा। तो अगर इस कंडीशन पे आप एग्री करते हो, इस एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन पे एग्री करते हो, तो हम आपको 1 मिलियन और दे देंगे, ठीक है। तो जमाल शायद इस पे भी एग्री कर दे, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट है कि अगर आप एग्री करो किसी भी कंडीशन पे जो कि एम्प्लॉयमेंट के साथ रिलेटेड हो, तो उसके अगेंस्ट अगर आपको कोई पैसे मिले तो ये भी टैक्स होंगे इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में। या इसमें कोई चेंजेस हो, मतलब जमाल फिर ये कहेगा कि सर चलें, मैं 1 मिलियन और लेके आपके साथ जो है ना, ये इस बात पे भी एग्री कर जाता हूँ कि ये कंडीशन मुझे कबूल है कि मैं बलूचिस्तान के किसी दूर दराज इलाके के अंदर जाके आपकी जो है ना वो जॉब जो है वो करूँगा। बट कल को आप मुझे कहो कि भाई आप सिंध चले जाओ और वहाँ पे किसी दूर दराज इलाके में चले जाओ, तो फिर क्या होगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, अगर हम इसमें कोई चेंज करेंगे तो उसके अगेंस्ट भी आपको पैसे देंगे। इससे कि ये एग्री कर जाते हैं कि 1 मिलियन हम आपको तब भी देंगे अगर इस कंडीशन में, जो भी इन्होंने कंडीशन रखी थी कि आप इस इलाके में जाके जॉब करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। अब वो इलाका चेंज हुआ, यानी कि उस कंडीशन में कुछ चेंजेस हुई, तो उसके बदले भी हम आपको पैसे देंगे। सो जब भी ये कंडीशन चेंज हुई और इसको ये पैसे मिले, तो ये भी कहाँ पे टैक्स होंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर, ठीक है। ये कंडीशन की मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी थी, इसके अलावा भी बहुत सी एग्जांपल हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के साथ काम कर रहे हो और आपको किसी ऐसे इलाके में भेजा जा रहा है जो कि बहुत ही डेंजरस है, तो आपके लिए वो कंडीशन रखी जाती है कि आपने यहाँ पे काम करना है, तो उसके अगेंस्ट हो सकता है आपको पैसे दिए जाएं। या आप डॉक्टर हो, किसी खास एरिया में आपको भेजा जा रहा है, या किसी खास डेंजरस कंडीशन में आपको भेजा जा रहा है जहाँ पे जो पेशेंट्स है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं, तो वहाँ पे आप जाने के लिए जो है ना आपको कुछ एग्री करवाने के लिए कि इन कंडीशंस में आपने काम करना है, तो उसके अगेंस्ट पे आपको पैसे दिए जा सकते हैं। इवन की कंडीशंस के लिए जो है ना कुछ भी कंडीशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल वो आपको कहते हैं कि भाई आपने काम करना है रात को 2 बजे से सुबह 5 बजे तक, आप कहोगे मैं तो नहीं करता, तो इसके अगेंस्ट अगर वो आपको पैसे देते हैं तो ये भी एक कंडीशन है कि इस तरह आपने इस टाइमिंग पे काम करना है, इस जगह पे काम करना है, इस तरीके से काम करना है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। उसके अगेंस्ट अगर आपको कोई पैसे मिले या उसमें चेंज होने के अगेंस्ट अगर आपको कोई पैसे मिले, तो वो टैक्सेबल होंगे, और किस हेड में टैक्स होंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी में, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये जो जमाल साहब थे ना, ये जमाल साहब, इन्होंने जब काम शुरू किया इस बाबा और बाबी के साथ, तो ये बड़े ही अच्छे लग रहे थे इनको, बाबा और बाबी को। इन्होंने इसको टका के पैसे दिए कि हमारे पास जॉब करे ये वो, और उसके बाद कंडीशंस के ऊपर भी इसको पैसे मिल रहे थे। बट जब साले गुजरा, तो ये बाबा जी और भाभी जी को लगा कि यार ये मिस्टर जमाल तो इंतहाई फजूल आदमी है, इसमें तो तंग करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यार इसको किसी तरह निकालो।
अब ये मिस्टर जमाल को कहा कि भाई आप काइंडली रिज़ाइन कर दो। मिस्टर जमाल ने कहा भाई मैं तो रिज़ाइन नहीं कर रहा, मैंने तो आपके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है अगले 10 साल का। एंड कोई भी इस तरह के रीज़न की वजह से जब वो एग्री नहीं कर रहा जॉब छोड़ने को, और उसका राइट भी कहीं ना कहीं हो सकता है बन रहा हो, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, तो अब अगर मिस्टर जमाल को छुड़वाने के लिए जॉब, ये बाबा और बाबी जो हैं वो इसको से के 1 मिलियन दें, ठीक है, तो ये किस लिए दे रहे हैं? ये टर्मिनेट करने के लिए दे रहे हैं ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि आप छोड़ के जाओ भाई, खुदा का नाम है, तो आपको जो है ना हम पैसे दे देंगे, ठीक है। और इनको पता था मिस्टर जमाल ने तो मान जाना है, ठीक है। तो इन केस के टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आपको कोई पैसे मिले, जिसको मजीद एक्सप्लेन किया गया है कि इस टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में शामिल है इंक्लूडिंग कंपनसेशन फॉर रेडेंसी, रेडेंसी, ठीक है, और लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि आपको जॉब छोड़नी पड़े या आपकी एम्प्लॉयमेंट चली जाए, एंड हैंड शेक पेमेंट्स, या हैंड शेक पेमेंट में के एवज जो है ना आपको पैसे मिले, तो ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी का ही पार्ट समझे जाएंगे और इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्स होगा। अच्छा, गोल्डन हैंडशेक का पॉइंट पहले भी आया था, ठीक है, गोल्डन हैंडशेक का पॉइंट पहले भी आया था, इसको हमने मजीद डिटेल में पढ़ना है अभी। ये बेसिकली गवर्नमेंट समटाइम क्या होता है, ये एक दफ़ा पहले भी ये स्कीम आई थी कि कुछ बहुत ही बुजुर्ग जो गवर्नमेंट के पास काम कर रहे थे, समटाइम क्या होता है जैसे एकदम से कंप्यूटर्स का एरा आ गया, पहले कंप्यूटर्स नहीं थे तो मैनुअली रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे थे, एकदम से कंप्यूटर आया, तो जो पुरानी जनरेशन के लोग थे जो कि कंप्यूटर से बिल्कुल ही वाकिफ नहीं थे, नई जनरेशन तो फिर पढ़ रही थी, आस्ता आस्ता वो यूज टू होगी, कुछ ऐसे लोग थे जो काफ़ी टाइम गुजरने के बाद भी यूज टू नहीं हो रहे थे कंप्यूटर से, तो वो एक किस्म का गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बन गए थे, ठीक है। मतलब उनको अब ट्रेन करवाओ तो भी उनको समझ नहीं आनी, बट वो एम्प्लॉयमेंट में भी हैं, उनको ज़बरदस्ती धिक्के दे के निकाला भी नहीं जा सकता, सो उनके साथ किया क्या जाए, उनको फिर कहा कि भाई आप हमारे साथ हाथ मिलाओ, ठीक है। हाथ मिलाए, और ये उनको हाथ मिलाने के बाद कहा गया कि भाई ये जो आपने हाथ मिलाया ना, ये आपने सोने का हाथ मिलाया है, इसके बदले आपको पेमेंट दी जाएगी, अब आप अगर जॉब छोड़ते हो तो हम आपको अच्छी खासी अमाउंट देंगे, ठीक है, ताकि अगर किसी बंदे से आप जॉब छुड़वा रहे हो तो उस बेचारे का भी नुकसान ना हो, उसको भी कोई अच्छी खासी अमाउंट मिल जाए, तो इसको कहते हैं गोल्डन हैंड शेक पेमेंट, ठीक है, कि आपको आपकी जॉब से निकाला जा रहा है, किसी भी जेन्युइन रीजन से निकाला जा सकता है, लेकिन आपका एम्प्लॉय चाह रहा है कि इसका नुकसान ना हो, तो आपको कहा गया है कि अगर आप ये हैंड शेक, गोल्डन हैंड शेक पेमेंट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, और अपनी जॉब छोड़ के आप चले जाओ। तो इस तरह की सिचुएशन में भी कोई पेमेंट आपको मिली तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी ही का पार्ट समझी जाएगी। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट जो है वो ये कहता है फ्रॉम अ प्रोविडेंट और अदर फंड्स, ठीक है। प्रोविडेंट फंड और अदर फंड्स, कोई फंड्स हैं, प्रोविडेंट फंड का भी पहले जिक्र हुआ है, हम थोड़ा सा आज इसको मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे, और फर्दर मजीद डिटेल में भी बाद में भी डिस्कस करेंगे इसको। फ्रॉम अ प्रोविडेंट फंड, एक कोई फंड बनाया हुआ है, ठीक है, आपके एम्प्लॉयर ने, उससे अगर आपको, या इसी तरह का प्रोविडेंट से मिलता जुलता कोई फंड है, इससे अगर आपको कोई पैसे मिल रहे हैं, इफ इट इज नॉट अ रीपेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय, और ये वो नहीं है जो आपने खुद ही कंट्रीब्यूट किया हुआ है, तो ये भी आपकी इनकम का पार्ट समझा जाएगा, और किस हेड में टैक्स होगा? इनकम फ्रॉम सैलरी में। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, आसान करके समझाता हूँ, फिर थोड़ा सा जो है ना वो मुश्किल साइड पे भी आएंगे। ये ना एक बास्केट है, बास्केट है, ठीक है, एक बास्केट है, ये बास्केट रख दी है एम्प्लॉयर ने अपने ऑफिस में, ठीक है। एम्प्लॉयर ने कहा कि देखो भाई, मैं आपको एक फेवर देना चाहता हूँ, आपकी सैलरी जितनी है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी 100 रुपये है, इसका 5% ना आप इस बास्केट में डाल दिया करना हर मंथ, ठीक है, मतलब 5 रुपये आप डाल दिया करना इस बास्केट में। ये तो आपकी अपनी सैलरी है जिसके ऊपर आप पहले से टैक्स दे रहे होगे, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि कब समझी जाएगी आपको सैलरी मिल गई है, तो ये सैलरी समझी जाएगी आपको मिल गई है 100 रुपये की, ठीक है, बट इसमें से 5 रुपये आपने यहाँ पे डाल दी, ठीक है, ये आपके ही हैं बट आपने इस बास्केट में रख दी, ठीक है। और 5 रुपये ना ये एम्प्लॉय की पेमेंट थी, ठीक है, एम्प्लॉय ने 5 रुपये डाल दिए, 5 रुपये कह रहा है एम्प्लॉय के मैं डालूंगा हर महीने, ठीक है। और ये हर महीने यही काम चलता रहेगा, मतलब हर महीने यहाँ पे 10 रुपये आ गए, फिर अगले महीने फिर 10 रुपये आ गए, फिर 10 रुपये आ गए, फिर 10 रुपये आ गए, सो ये 4 मंथ अगर हम लें तो 40 रुपये जमा हो गए इसके अंदर, ठीक है। अगर ये बंदा छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉय,
ठीक है, तो इसको ये फंड में से पैसे दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब ये बंदा छोड़ के जा रहा है, अब इसको जब पैसे मिले तो इसमें से आधा हिस्सा तो एम्प्लॉय खुद दे रहा था, मतलब 20 रुपए तो एम्प्लॉय ने खुद दिए हुए हैं, वो उसको रीपे हो रहे हैं। 20 रुपए जो एम्प्लॉयर ने दिए हुए हैं इसको, ठीक है, ये जो 20 रुपए हैं ये भी कहाँ पे जाएंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी में, और ये भी टैक्स होंगे इसी हेड के अंदर। समझ आई आपको बात? फंड्स बना लिए जाते हैं आपके एम्प्लॉय की तरफ से, ठीक है, कि देखो आप साथ साथ आपकी सेविंग होती रहेगी। ठीक है, एम्प्लॉय इसको बड़ा इनकरेज करता है कि यार ऐसा कोई फंड होना चाहिए जिसमें मैं अपने पैसे डालता रहूँ जब मैं रिटायर हूँ। पेंशन वगैरह की बात हम अलग करेंगे, ये क्या है, फंड बना दिया गया। तो एम्प्लॉय बड़ा खुश होता है कि यार कुछ पैसे मैं डाल रहा हूँ, उतने ही पैसे मेरा एम्प्लॉय भी डाल रहा है। तो मैं अगर खुद सेव करता तो मैं शायद 20 रुपये सेव कर पाता 4 महीनों में, लेकिन मेरे एम्प्लॉय ने भी 20 रुपये डाल दिए हैं, तो कितनी अच्छी बात है। मुझे 20 रुपये सेव करने थे बट मुझे 40 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के फंड्स को बड़ा इंकरेज करते हैं, बड़ा लाइक करते हैं एम्प्लॉयज़। इस तरह का कोई भी फंड हो, प्रोविडेंट फंड हो या कोई और फंड हो जिसमें आपको कोई पैसे मिल रहे हो, ठीक है, वो आप छोड़ के जा रहे हो तब मिल रहे हो या किसी और वजह से पहले मिल रहे हो, तो ये जो आपको पैसे मिल रहे होंगे इसमें से अब इसके से जो आपका अपना शेयर है, मतलब ये वो पैसों की बात हो रही है जो प्रोविडेंट से तो मिल रहे हैं, लेकिन नॉट रिपेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉय, मतलब आपकी अपनी कंट्रीब्यूशन ही है। जैसे इस केस में हर महीने वो 5 रुपये डाल रहा था, 4 महीनों में उसने 20 रुपये तो खुद ही डाल लिए। इसके ऊपर तो वो पहले से ही टैक्स दे रहा होगा हर महीने, क्योंकि ये 100 रुपये जो उसको मिलता था उसी में से 5 रुपये इधर जाते थे, और 100 रुपये के ऊपर पूरे के ऊपर टैक्स वो दे रहा था। ये ऐसे ही समझा जा रहा था कि इसको सैलरी रिसीव हो गई है। आप थोड़ा सा जाके दोबारा पढ़िएगा कि किन सूरतों में ये समझा जाता है कि सैलरी रिसीव हो गई, उनकी बात हो रही। ठीक है, सो इस केस में जो पैसे इसने खुद दिए हैं उसके ऊपर दोबारा टैक्स नहीं होगा, लेकिन जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ना उसके ऊपर जो है वो टैक्स होगा। ठीक है, ये तो सिंपल सा एक सिनेरियो था जो मैंने आपको बता दिया। इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। बेसिकली हो क्या रहा होता है, इस पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। प्रोविडेंट फंड वाले पॉइंट को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। प्रोविडेंट फंड में क्या होता है कि एक ये वहाँ पे बास्केट थी, यहाँ पे एक थैली सी, ठीक है, ये थैली जो है इसमें क्या होता है कि से कि एम्प्लॉय जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा होगा इस थैली के अंदर, पैसे डाल रहा होगा। ठीक है, ये भी इस फंड का इनफ्लो होगा। से कि 2 से 15% जो है ना वो एम्प्लॉय के सैलरी का कोई भी एक परसेंटेज रखी जा सकती है कि ये हर महीने आपकी सैलरी का इस फंड के अंदर हम डालते रहेंगे। ठीक है, कुछ एम्प्लॉयड भी कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, वो भी 2 से 15% के दरमियान कोई भी एक परसेंटेज एग्री कर ली जाएगी, वो भी इसमें इनफ्लो हो रहा होगा, वो भी इसमें पैसे आ रहे हैं। अब ये थैली भरती जा रही है। ठीक है, इस थैली का करें क्या, ये एम्प्लॉयर अपने पास रख के अपने ऑफिस के अंदर रख के तो बैठा नहीं रहेगा। इसका हल ये होता है कि जब आप ये थैली बना रहे हो, आपने प्रोविडेंट फंड क्रिएट किया हुआ है, तो ये पैसे पड़े हुए हैं, हर महीने इसके अंदर पैसे आ रहे हैं, तो क्यों ना इसको इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, तो अब ये सारे के सारे पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं जिसमें एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन भी होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी होता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं कोई शेयर्स खरीद लिए किसी कंपनी के, कोई सेविंग अकाउंट में रख लिए, और वहां से भी इसके ऊपर जो है ना वो जो है ना वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट या कोई रिटर्न आ रहा होगा। सो ये थैली मजीद बढ़ती जाएगी। सो कहाँ से इनफ्लो आ रहा है, एक तो ये एम्प्लॉय अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, एक एम्प्लॉयर अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, प्लस ये जो पैसे थे ना ये भी कहीं पे इन्वेस्ट हुए तो वहां से भी इसमें प्रॉफिट आ रहा है। तो ये जितने भी पैसे होंगे ये एम्प्लॉय को तब मिलेंगे अगर उसकी डेथ हो जाती है, या वो फंड से कहता है कि अब मैं बस ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, या वो रिज़ाइन कर देता है अपनी जॉब से, तो उसको आउटफ्लो हो जाएगा, इस फंड से उसके पैसे निकाल के उसको दे दिए जाएंगे। अब जब ये फंड से पैसे निकले तो इसमें एक तो एम्प्लॉय का अपना हिस्सा था, इसके ऊपर टैक्स नहीं होगा, लेकिन जो एम्प्लॉय का हिस्सा है या कोई उस पर अगर प्रॉफिट आया है तो उसके ऊपर टैक्स देना है आपने, ये हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन अगर हम करें तो एनी कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय इज ऑलरेडी टैक्स, जो जितने भी कंट्रीब्यूशन है उस एम्प्लॉय की अपनी वो तो ऑलरेडी टैक्स हो चुकी है। सो एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रिमेनिंग विल बी टैक्स एट द टाइम ही रिसीव द अमाउंट, तो जब भी उसको पैसे मिलेंगे एम्प्लॉय को, अदर देन जो उसकी अपनी कंट्रीब्यूशन है वो सारी की सारी टैक्स होगी इनकम फ्रॉम सैलरी में। ठीक है, और ये एक किस्म की सैलरी का ही पार्ट समझा जाएगा। अब वापस आ जाते हैं अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर, 5 जो है पॉइंट ई का 5। ठीक है, बाय अ पर्सन फॉर एग्रीइंग टू अ रिस्ट्रिक्टिव कन्वीनियंट। ठीक है, कोई ऐसी जो है ना वो क्लॉज रख दी गई है, कोई कड़ी शरायत रख दी गई है
फॉर एनी पास्ट प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ठीक है, तो उसके ऊपर भी जो है वो आपको पैसे मिलेंगे। अब होता क्या है, ये बेसिकली शर्त क्या होती है, रिस्ट्रिक्टिव जो होती है ना, ये रोकने वाली शर्त होती है, ठीक है। आप जो है ये हो, ठीक है, इसका नाम क्या रखा था, मिस्टर जमाल रखा था, ठीक है, आप मिस्टर जमाल हो, ये आपके बाबा जी और भाभी जी जो हैं ये आपके एम्प्लॉय हैं, ठीक है, आप इनकी कंपनी में जॉब कर रहे हो। इन दोनों ने कहा कि जमाल जो है वो इतना काम का बंदा है, अब हम थोड़ा सा केस को रिवाइज कर रहे हैं, जमाल कोई बुरा बंदा नहीं था, उसको टर्मिनेट करने के लिए हो सकता है ना पैसे दें, जमाल बहुत ही काबिल बंदा है, ठीक है, जमाल बहुत ही काबिल बंदा है। तो मिस्टर जमाल को ये चाहते हैं कि ये ना हमारे साथ ही रहे, ठीक है, क्योंकि ये किसी खास काम में बहुत ही स्पेशलाइज था। तो इस तरह के जमाल जैसे बंदे जो है ना वो बहुत कम पाए जाते हैं मार्केट में। तो मिस्टर जमाल एक हीरा था और इसको जो है ना वो खोना नहीं चाहते थे ये बाबा जी और भाभी जी। तो बाबा जी और भाभी जी को ये डर था कि फ्यूचर में जाके, या अभी हो सकता है ये छोड़ के जॉब जो है, इनके कोई कंपेटिटर्स होंगे, एक और कंपनी होगी जो इनकी कंपटीशन में काम कर रही होगी, ये जमाल उनके पास ना चला है। देखो उसका राइट है जमाल का कि वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है, कहीं भी जा सकता है, वो एक आज़ाद शहरी है, वो पाकिस्तान में नहीं रहता, वो किसी और दुनिया के शहर में रहता है, किसी और मुल्क में रहता है, तो वो आज़ाद शहरी है, उसका ये हक है, बुनियादी हक है कि वो कहीं भी जाके जॉब कर सकता है। बट ये बाबा जी और भाभी जी चाह रहे हैं कि यार हम इस जमाल को रोकें कि ये किसी हमारे कंपेटिटर के साथ ना चला जाए फ्यूचर में, या आज ही हो सकता है, आजकल में छोड़ के चला जाए, हो सकता है जमाल ने आज इनको बताया मैं छोड़ के जा रहा हूँ किसी भी रीज़न से, ठीक। सो प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव, फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है, पास्ट की भी बात करते हैं, फ्यूचर की बात हो रही। तो फ्यूचर में या प्रेजेंट में अब ये छोड़ के किसी और जो है ना वो एम्प्लॉयर के साथ जो एग्री ना कर जाए कि उसके पास काम करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ से रोकने के लिए अगर कोई इनके दरमियान एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई आप अगले 10 साल, ठीक है, ना तो किसी और एम्प्लॉयर के साथ काम करोगे, ठीक है, जो हमारी फील्ड का, इसी तरह कोई भी हो सकता है, हमारा कंपेटिटर हो, कुछ भी इस तरह कंडीशन हो सकती है, तो इसके बदले क्या लोगे, तो मिस्टर जमाल ने कहा इसके बदले तो मैं लूंगा 10 मिलियन। तो ये अगर ये 10 मिलियन दे दिए गए इसको मिस्टर जमाल को, तो ये भी कहाँ जाएंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएंगे और उसकी सैलरी का पार्ट समझे जाएंगे, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता था कि आज से 5 साल पहले मिस्टर जमाल जो था वो हमारी एम्प्लॉयमेंट में नहीं था, ठीक है, तो या 5 साल पहले जो था उस टाइम भी ये जाना चाह रहा था किसी और में, तो किसी और कंपनी में, तो तब हमने रोका था, जमाल रुक गया था। आज जमाल कह रहा है कि भाई मुझे उसके भी पैसे चाहिए। सो किसी भी सूरत में, पास्ट हो, प्रेजेंट हो या प्रोस्पेक्टिव हो, एम्प्लॉयमेंट में वो कहीं जाना चाह रहा है, आप उसको रोकना चाहते हो, इस रोकने के बदले अगर आप उसको कोई पैसे दोगे तो ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्स होंगे, ठीक हो गया। सो प्रोविडेंट हमने पढ़ लिया, आगे चलते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर आसिफ जो है वो है सीएफओ ऑफ मल्टी बिलियन लिमिटेड, ठीक है, इसका नाम ही मल्टी बिलियन है, ठीक है, हो सकता है इसके पास थाउजेंड्स में हों पैसे, लेकिन इसका नाम मल्टी बिलियन लिमिटेड है। तो ये सीएफओ है एमबीएल के अंदर, ठीक है। आई कैप का भी ये स्टाइल है कि वो हमेशा कंपनी का नाम एक दफ़ा लिखता है, उसके बाद उसके साथ आगे ना एम बी एल इस तरह करके लिखता है, और पूरे क्वेश्चन में रिपीट एम बी एल को कर रहा होता है। तो आपने भी ये बात गौर रखनी है, इसको बड़े अच्छे से समझना भी है कि एम बी एल कौन सी कंपनी है जहाँ पे ये सी एफ हो, ठीक है। जहाँ मल्टीपल कंपनीज आती हैं वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, क्योंकि आई कैप बार बार उस कंपनी का पूरा नाम नहीं लिख रहा होता, उसके इस तरह जो फर्स्ट लेटर्स हैं उनको जोड़ के लिख रहा होता है कंपनी की जगह। सो मिस्टर आसिफ जो है वो सीएफओ है एक एमबीएल का कंपनी जो कि है, विच इज़ अ लीडिंग कमर्शियल बैंक, और वो बड़ा ही तरक्की याफ्ता लीडिंग वन ऑफ द बेस्ट कमर्शियल बैंक है। अ न्यू कंपनी पाक जापान लिमिटेड, जिसको अब से हम कहेंगे प्यार से पीजीएल, ठीक है, हैज़ रिसेंटली एस्टेब्लिश, जो अभी से एस्टेब्लिश हुई है, अभी ताज़ा ताज़ा वो जो है ना वो कंपनी बनी है, विद द स्ट्रेटजी ऑफ एक्वायरिंग टॉप एग्जेक्टिव फ्रॉम द मार्केट, और उनकी कोशिश क्या है कि वो जो मार्केट में सबसे जो है ना टॉप के एग्जेक्टिव्स बैठे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, उनके कंपेटिटर्स ही होंगे क्योंकि उसी मार्केट की बात हो रही है, तो वो उनको हेड करना चाहते हैं, उनकी ये स्ट्रेटजी है, ठीक है। मिस्टर आसिफ क्या है, सीएफओ हैं एक कमर्शियल बैंक में,
एक और कमर्शियल बैंक बना है जिसका नाम है पीजीएल, ठीक है। वो रिसेंटली एस्टेब्लिश हुआ है, अब वो ग्रो करना चाह रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, उनका स्ट्रेटजी ये है कि वो पहले से जो एस्टेब्लिश जो बंदे हैं ना, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, उन सबको हायर कर लें ताकि उनकी नई कंपनी है तो उनको एक एक्सपीरियंस स्टाफ मिले। पीजीएल हैज अप्रोच मिस्टर आसिफ, और पीजीएल ने अप्रोच किया मिस्टर आसिफ को कि वो वर्क करे एज सीएफओ, ठीक है। मतलब पीजीएल चाह रहा है कि वो उनके पास सीएफओ के तौर पे काम करे। पीजीएल ऑफर हिम अ हैंडसम सैलरी अलोंग विद द फॉलोइंग। पीजीएल ने कहा कि भाई आपको सैलरी तो बहुत ही हैंडसम हसीन मिलेगी, साथ में आपको कुछ और बेनिफिट्स भी मिलेंगे। वो बेनिफिट्स क्या होंगे? ₹2 लाख फॉर एग्रीइंग टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद पीजीएल एंड लीविंग एमबीएल, ठीक है। अब ये पहली एग्जांपल जो हमने वहाँ पे लास्ट पॉइंट का 1 पॉइंट पढ़ा था उसके मुताबिक वो उसको कह रहे हैं 2 लाख रुपए सैलरी के अलावा हम आपको सिर्फ इस बात पे देंगे कि आप हमारे साथ एग्री करो कि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आ जाओगे इनको छोड़ के, ठीक है। फर्दर हम आपको 12 लाख रुपए और देंगे फॉर कंडीशन डेट मिस्टर आसिफ विल नॉट इंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद एनी अदर कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। अच्छा, ये भी कंडीशन की एक टाइप है, और ये 5वीं पॉइंट में लिखा गया है कि आप हमारे साथ एग्री करो कि आप जो है ना इंटर नहीं करोगे अगले 5 साल में किसी और कंपनी के साथ, ठीक है। कि आप वहां पे ना चले जाओ हमें छोड़ के, तो अगले 5 साल में आप किसी और कंपनी के साथ जो है ना वो एग्री नहीं करोगे, वहां नहीं जाओगे, किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं होगे। तो ये 12 लाख जो है ना इसके बदले में हम आपको देंगे। अदर टर्म्स क्या है? ड्यूरिंग दी टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब आप हमारे पास काम कर रहे होगे, मिस्टर आसिफ विल नॉट बी पोस्टेड अब्रॉड, तो मिस्टर आसिफ को बाहर नहीं भेजा जाएगा, किसी और कंट्री में नहीं भेजा जाएगा। इफ मिस्टर आसिफ इज पोस्टेड अब्रॉड, और अगर ऐसा हुआ कि आपको बाहर भेजा गया, ही विल बी पेड कंपनसेशन। तो पॉइंट 2 की एक कंडीशन भी रख दी गई कि अगर इस कंडीशन में आपको वर्किंग कंडीशन ये मिली कि आपको किसी बाहर किसी और कंट्री में अब्रॉड जाना पड़ा, तो उसके अगेंस्ट भी हम आपको पैसे देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इफ ड्यू टू रिसेशन पीजीएल इंटेंडेड टू ले ऑफ द एम्प्लॉयज, ठीक है। अगर पीजीएल जो है वो ये फैसला लेती है कि वो एम्प्लॉयज को निकाल देती है, ले ऑफ कर देती है, ईच एम्प्लॉय विल हैव एन ऑप्शन टू कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट, तो हर एक एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होगी कि वो कंटिन्यू करे अपनी जॉब, या ऑप्ट करे वॉलंटरी रिटायरमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ सम टर्मिनेशन बेनिफिट। तो ये तीसरा पॉइंट है कि अगर ऐसा हुआ कि पीजीएल ने ये चाहा कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कम कर दिया जाए, उनको निकाल दिया जाए, तो हर एम्प्लॉय के पास ये ऑप्शन होगी कि वो रुक सकता है और एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू कर सकता है, या वो खुद से रिटायरमेंट ले लेगा और उसके बदले में कुछ जो है ना वो कंसिडरेशन ले लेगा, कुछ पैसे ले लेगा एज टर्मिनेशन बेनिफिट के तौर पे, ठीक है। ये जो सारे हमने पढ़े हैं अमाउंट्स जो उसको मिलेंगी, ये सारे कहाँ जाएंगे? विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। ये सारे टैक्स होंगे इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, अब ये वही लिस्ट अभी कंटिन्यू हो रही है, ये एफ पॉइंट है, ठीक है। ई के बाद एफ आ गया। इसमें कहा गया कोई भी पेंशन या एन्युटी, एन्यूटी, ठीक है, एन्यूटी शायद इसको एन्यूटी कहते हैं, कुछ एन्यूटी कहते हैं, ये अगर आपको मिलती है तो ये भी कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगी, ठीक है। अब इनको डिफाइन करने की ऐसा ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन डाल दिया आप लोगों के लिए। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, मिलते जुलते ही होते हैं, ठीक है। पेंशन क्या होती है? ठीक है, कि पेंशन में ना आपके पैसे डलते रहते हैं एम्प्लॉयर की तरफ से, ठीक है। जब आप रिटायर होते हो, ठीक है, तो आपको उसमें से रेगुलर बेसिस के ऊपर हर महीने कुछ ना कुछ पैसे मिलते रहते हैं। जैसे आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स को देख लो, जब वो रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन हर महीने मिलती रहती है, ठीक है। एन्युटी में क्या होता है? यू यूज योर पेंशन, इसमें आप अपनी पेंशन को यूज करते हो टू परचेज एन एन्युटी, ठीक है, विच प्रोवाइड यू विद अ गारंटी फिक्स इनकम, जिससे आपको फिक्स गारंटी होती है कि आपको इनकम मिलती रहेगी, ठीक है। इफ नेसेसरी यू कैन विड्रॉ अ लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम द पेंशन, अगर जरूरत पड़े तो आप जो है ना वो एक बड़ी अमाउंट पेंशन के निकाल सकते हो। परचेजिंग एन एन्युटी प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी बट नॉट इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, यहाँ से आप पैसे नहीं निकाल सकते। एन्युटी ओनली प्रोवाइड्स अ गारंटी इनकम बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ पेंशन यू फॉर यूज टू बाय देम, जितने की आपने एन्युटी खरीदी होगी उसके अगेंस्ट आपको एक गारंटी इनकम मिलती रहेगी। इफ़ यू लीव योर मनी,
ठीक है, इफ यू लीव योर मनी इन अ पेंशन, ठीक है, यू मे बी एबल टू एक्सेस द हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट एंड ये वो सारा कुछ। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सिंपल आपने ये याद रखना है, जिस क्वेश्चन में पेंशन के बारे में बताया गया हो या एन्युटी के बारे में बताया गया हो कि उसको पेंशन या एन्युटी मिल रही है, वो कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है जी, एनी अमाउंट चार्जेबल अंडर सेक्शन 14। अच्छा, 14 में हमने कुछ जो है ना वो पढ़ने हैं, उसमें कुछ इनकम या अमाउंट बताई गई होगी। कोई भी अमाउंट ऐसी जो चार्जेबल है अंडर सेक्शन 14, वो भी कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी में, ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी। सो जी पॉइंट्स हैं, मतलब ये एक लिस्ट है जिसमें जी तक दिए गए हैं कि सारे इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट समझे जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हुआ है जिसको हम कहेंगे 3, ठीक है, ये 3 सेक्शन है। ये 2 सेक्शन जो था ये आपको बता रहा था कि ये वो लिस्ट हैं जिनको हमने जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्स करवाना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये पॉइंट 3 जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।